हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन केयर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स। मेरा नाम है चिन्मय शर्मा, पेशेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, और आज हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो मैं बहुत दिन से सर को अप्रोच कर रहा था कि सर ने जब लास्ट वाला स्क्विंट वाला वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर इसमें ये बताइए, इसमें ये बताइए। तो मैं सर से बार बार बोल रहा था, सर बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं। सर ने बोला कि कोई एक सेशन करते हैं, एक साथ रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए अपना। तो मेरे पास लिस्ट है सर पूरी क्वेश्चंस की, आपको सभी के आंसर करने हैं। थैंक यू चिन्मय। और दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात थी हमारे लिए, क्योंकि जो हम रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपनी शूट करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कंटेंट कवर कर सकें। लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट कवर करने के बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारी क्वेरीज लोगों की रहती हैं, वो अपनी तरह से तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हमें फिर से सारा रिप्लाई देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए हमने विजन केयर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स का एक प्रोग्राम का संचालन किया है। इस प्रोग्राम को हम सुचारू रूप से रखेंगे और रेगुलर आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और चिन्मय शर्मा हमारे पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव हैं। जितने भी पेशेंट्स हमारे रिफ्रैक्टिव या जो भी सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन चिन्मय का ही रहता है। तो इनके पास एक पूरा पिटारा है क्वेश्चंस का, और ये सारे क्वेश्चंस को सम अप कर लेते हैं। जो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनका आंसर जानना आपके लिए बहुत यूज़फुल है, वो हम आपके लिए पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आज तैयार हैं। तो सर आपने लास्ट वीडियो जब अपना स्क्रीन पे अपलोड किया था तो उसमें बहुत सारे पेशेंट की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। तो क्वेश्चंस हैं मेरे पे, पूरी लिस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, पेशेंट पूछते हैं, वो पूछते हैं कि क्या स्क्विंट का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी पॉसिबल है? अगर हम स्क्विंट के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही संभव है। बहुत ही कम स्क्विंट ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा स्टेबल टेम्परेरीली किया जा सकता है। लेकिन अगर परमानेंट स्क्विंट किसी बच्चे में या यंग एज ग्रुप में बन गया है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो है कि स्क्विंट ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या मेरी एज 30 है, मेरी एज 25 है, मेरी एज 15 है, तो क्या मैं स्क्विंट ट्रीटमेंट करा सकता हूँ? तो लोग जानना चाहते हैं कि स्क्विंट के लिए परफेक्ट एज क्या है स्क्विंट ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, अगर स्क्विंट सर्जरी की परफेक्ट एज की हम बात करें, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जब परमानेंट स्क्विंट किसी बच्चे में होता है तो उस स्क्विंट के कारण उसके पर्दे में जो साफ देखने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे में एक बार स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग उस बच्चे में उस आँख में रोशनी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए सर्जरी एज अर्ली एज पॉसिबल इसमें हमें प्लान करनी चाहिए। जहाँ तक स्क्विंट सर्जरी की एज की बात है, अगर सपोज़ कोई बच्चा उस एज ग्रुप में सर्जरी नहीं करा पाता है और वो यंग एज ग्रुप में चला जाता है या 40s या 50s की एज में भी चला जाता है, तो कॉस्मेटिक स्क्विंट करेक्शन इज़ ऑलवेज पॉसिबल। कॉस्मेटिक स्क्विंट करेक्शन के लिए कोई भी बाध्य नहीं है एज का, उसमें हम किसी भी एज में कर सकते हैं। लेकिन अगर थेरेपेटिक स्क्विंट करेक्शन की हम बात करें, जिसमें कि स्क्विंट करेक्शन के साथ साथ हम पेशेंट की रोशनी को भी बढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड एज ग्रुप में ही पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि स्क्विंट सर्जरी कराने के बाद कितने दिन में पेशेंट पूरा नॉर्मल हो जाता है? मतलब स्क्विंट सर्जरी के बाद कितने दिन लगते हैं पूरा रिकवर होने में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेरीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहती हैं, क्योंकि इसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन भी होते हैं जो स्क्विंट सर्जरी कराने आते हैं, यंग बच्चे भी होते हैं जिनकी कॉलेज की कोई स्टडीज़ चल रही होती हैं या कुछ टेस्ट की वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं।
तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा, कितना रिकवरी पीरियड है, कितना रेस्ट उसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है। स्क्विंट सर्जरी डे केयर प्रोसीजर है, एक ही दिन में सारी प्रोसीडिंग सर्जरी की हो जाती हैं। नेक्स्ट डे से अपनी रूटीन दिनचर्या की जा सकती है। थोड़ा सा कॉस्मेटिकली एक इशू रहता है कि हल्का सा रेडनेस रहती है आँख में कुछ दिन तक, उसमें स्टिचेज होते हैं जो कि डिजोलेबल होते हैं, ये अपने आप डिजोल्व कर जाते हैं स्टिच एक पर्टिकुलर पीरियड में। लेकिन अगर पूरी इसकी रिकवरी की बात करें तो लगभग 4 से 6 हफ्तों में पूरी रिकवरी हो जाती है। लेकिन इस रिकवरी पीरियड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना रूटीन दिनचर्या या अपनी स्टडीज़ या अपनी स्कूल गोइंग जो एक्टिविटी है, अपनी जॉब का जो आपका रूटीन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ 2-3 दिन आपको ये रेस्ट करना है, उसके बाद आप रूटीनली सारे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ किसी तरह की कंप्लीट बेड रेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्क्विंट परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली स्क्विंट को परमानेंट क्योर किया जा सकता है। स्क्विंट सर्जरी अपने आप में आज के टाइम में एडजस्टेबल स्क्विंट सर्जरी होती है या एडजस्टेबल स्यूचर सर्जरी होती है कि अगर कोई वेरिएशन रह भी जाता है तो उसको रिकरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट और परमानेंट करेक्शन पॉसिबल है आज की मेडिकल साइंस में। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्क्विंट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है न्यू बॉर्न बेबीज़ में, टॉडलर्स में? क्या उनका स्क्विंट ट्रीटमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल। जो छोटे बच्चे स्क्विंट को लेकर आते हैं तो उनमें एक प्रॉपर चेकअप किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है। जैसे जो हाई नंबर हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंट होते हैं, प्लस नंबर वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें नंबर के कारण भी काफ़ी बच्चों में स्क्विंट देखा जाता है। तो उसमें एक एग्जैक्ट नंबर निकाल के रेटिनोस्कोपी के द्वारा उनको चश्मा पहनाया जाता है और काफ़ी बच्चों में चश्मे के द्वारा वो स्क्विंट स्टेबल रखा जाता है। जिन बच्चों में चश्मे के द्वारा स्क्विंट करेक्शन हो जाता है तो उसमें स्क्विंट की कोई इमरजेंसी नहीं होती है सर्जरी के लिए, तो उनको एवरी 6 मंथ फॉलोअप किया जाता है। जिन बच्चों में चश्मा लगाने के बाद भी स्क्विंट अगर परमानेंट रहता है तो उन बच्चों में एज अर्ली एज पॉसिबल स्क्विंट सर्जरी हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट घर बैठ के कर सकते हैं अपने स्क्विंट को करेक्ट करने के लिए, या उनके स्क्विंट में कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो उनके लिए हेल्पफुल हो? डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी पेशेंट्स इस बारे में क्वेरीज करते हैं सर्जरी से बचाव के लिए कि सर्जरी ना कराना पड़े, कोई एक्सरसाइज से भी हमारा स्क्विंट करेक्शन में काम चल जाए। तो पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेज होती हैं जो रेगुलरली इन पेशेंट में की जाती हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्क्विंट होता है जिसे इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया कहते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई अलाइनमेंट में रहती हैं दोनों, और कभी कभी वो आउटर साइड में एक आई मूव करती है, तो उसमें एक मांसपेशियों में वीकनेस होती है, तो उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है। इसमें एक पेन को एक हैंड डिस्टेंस पर रखा जाता है और धीरे धीरे वो नोज के पास लेकर के आया जाता है। जब इसमें डबलिंग हमें दिखने लगे तो इसको एक देखने की कोशिश करते हैं, जिससे बीच की मांसपेशियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी स्क्विंट की काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हैं जो स्क्विंट पेशेंट में हम एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, जो अक्सर मतलब पेशेंट आता है वो जानना भी नहीं चाहता कि स्क्विंट क्या होता है, वो कैसे ट्रीट होता है, उसका डायरेक्ट आते ही क्वेश्चन आता है कि खर्चा कितना आएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, लोगों का जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि कितना खर्चा आएगा स्क्विंट सर्जरी में? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी है और इसका आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सर्जरी बेसिकली एक एस्टेब्लिशमेंट, एक डॉक्टर के प्रोफाइल, उसका सर्जिकल एक्सपीरियंस, का ड्यूरेशन, और चैरिटेबल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप है, इन सब पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो स्ट्रेट अवे इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेटअप्स की बात करें, मॉडरेट ग्रेड के या हाई ग्रेड के जो
सेटअप्स हैं, जो अच्छे प्रोफाइल के सेटअप्स हैं, अमूमन इस स्क्वीन सर्जरी का जो कॉस्ट है वो 45,000 से लेके 60,000 तक लगभग आता है। थैंक यू सर आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक बार स्क्वीन सर्जरी अगर कोई करा लेता है तो क्या पॉसिबल है कि वो दोबारा भी उस सर्जरी को परफॉर्म करा सके? क्योंकि पेशेंट बार बार पूछते हैं कि एक बार, मतलब वो ये क्वेश्चन वो घर से ही लेके आते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ से लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि एक बार ठीक करा ली तो क्या दोबारा हो जाएगी? मतलब वो पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि एक बार सर्जरी कराएंगे तो क्या दोबारा भी करानी पड़ेगी? तो क्या दोबारा सर्जरी पॉसिबल है सर स्क्विंट में? डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये शंका काफ़ी पेशेंट्स में रहती है कि अगर डॉक्टर साहब ने अब हमारा स्क्विंट ठीक कर दिया, कुछ दिन बाद हमें दोबारा तो स्क्विंट नहीं हो जाएगा, तो वो खुद ही एज्यूम करते हैं। और आंसर इसका एब्सोल्युटली यस है, क्योंकि मैंने अभी बताया जो स्क्विंट सर्जरी आज के टाइम में की जाती हैं वो सारी एडजस्टेबल सूचर सर्जरीज हैं, तो उनको रिकरेक्शन हमें पॉसिबिलिटी है, उसमें हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी स्क्विंट सर्जरी आज के टाइम में मॉडर्न साइंस में की जाती हैं उसमें रीसर्जरी के द्वारा या रिकरेक्शन के द्वारा उसका रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। हालांकि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा वेरिएशंस आते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएशंस कुछ टाइम बाद स्क्विंट सर्जरी के बाद रहते हैं तो उसको बिल्कुल परफेक्टली हम करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्क्विंट सर्जरी परफॉर्म करने में ओवरऑल टाइम कितना लगता है? थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो बच्चों में स्क्विंट सर्जरी परफॉर्म की जाती है और जो एडल्ट एज ग्रुप में स्क्विंट सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, बच्चों में जितनी भी स्क्विंट सर्जरीज हैं वो बेहोशी में की जाती हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो उसमें सर्जिकल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे का समय उसमें लग जाता है पेशेंट को अंडर करने में, पेशेंट को आउट करने में, तो वो एक रिकवरी में थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। अगर एडल्ट एज ग्रुप में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो सारी सर्जरीज लोकल एनेस्थीसिया देकर या सुन कर की जाती हैं और हार्डली वो आधा घंटे से लेके 45 मिनट की सर्जरी होती है और वो कम्प्लीटली परफेक्ट पेशेंट हो जाता है। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन के आंसर के लिए तो आप लोग जो सर का प्रीवियस वीडियो था स्क्विंट के ऊपर वो देख सकते हैं, उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि स्क्विंट क्या होता है, स्क्विंट कितने टाइप्स का होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सर आंसर करेंगे, मैं सर के सामने रखूंगा इस क्वेश्चन को भी कि सर शॉर्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस। मेनली जो देखा गया है वो 2 तरह का स्क्विंट होता है। एक एक्सोट्रोपिया जिसमें आँख बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर जाती है, दूसरा इसोट्रोपिया जिसे कहते हैं या कन्वर्जेंट स्क्विंट जिसमें आईज अंदर की तरफ या नोज की तरफ डेविएट कर जाती हैं। तो ये 2 स्क्विंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा और भी तरह के स्क्विंट पाए जाते हैं, जैसे हाइपरट्रोपिया होता है। हाइपरट्रोपिया में आई ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, और दूसरा इसकी टाइप है हाइपोट्रोपिया, इसमें नीचे की तरफ एक आई मूव कर जाती है, दूसरी स्टेशनरी रहती है। तो मेनली मैंने 2 टाइप के बताए जो प्राइमरी स्क्विंट होते हैं, दैट इज एक्सोट्रोपिया एंड इसोट्रोपिया, और जो कम पाए जाते हैं वो हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया। इनका भी पूरी तरह करेक्शन पॉसिबल है। ये अब तक के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में से कंपाइल करके निकाले थे आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। आप शेड्यूल इतना बिजी रहता है, उसके बाद भी मैं आपको इतने दिन से फोर्स कर रहा था कि सर प्लीज़, तो आपने इतना टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए, इस प्रोग्राम को आपने स्टार्ट किया। थैंक यू सर। तो गाइस प्रोग्राम को देखने के लिए थैंक यू। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे विजन केयर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिसीज़ के साथ, डॉक्टर शकील सर के साथ, और उनसे जानेंगे वो सभी क्वेरीज जो आम पेशेंट्स के माइंड में रहती है पर वो कभी उनके सामने नहीं आती। थैंक यू सर। थैंक यू।